क्या पढ़ रहे थे हम? फ्रेंच ऑफ रिवोल्यूशन। इसमें हमने देख लिया कि 1774 में लुईस 16 क्या हुआ था? राजा बना था। ठीक है। इसकी शादी जो हुई थी उसका नाम था मारिया एंटोनेट। कहाँ की थी वो? हाँ, मेरिया मारिया। कहाँ की थी? ऑस्ट्रिया की। जब ये राजा बना, खजाना खाली हो गया था, लोग परेशान थे, तो 14 जुलाई 1789 को बेस्टाइल के फोर्ट पे अटैक कर दिया लोगों ने। ठीक है। फिर इससे पहले खजाना खाली हो गया था, राजा को क्या करना था? टैक्सेस बढ़ाने थे। उसके लिए उसको एक मीटिंग बुलानी थी। उसको क्या बोलते थे? स्टेट जनरल की मीटिंग। स्टेट जनरल की मीटिंग। इसमें क्या होता था कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेट से जनरल्स चुन के आते थे और वो अपने अपने स्टेट की बात रखते थे ना। फर्स्ट स्टेट के 300 आते थे, सेकेंड के 300 आते थे और थर्ड के 600 आते थे। और इनका वोट एक एक काउंट किया जाता था अब तक। तो हमेशा जो है थर्ड स्टेट के लोग हार जाते थे इनसे। तो इन लोगों ने रूसो की किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रखी थी और उसमें इक्वल वोटिंग राइट के बारे में भी पढ़ लिया था। तो उन्होंने कहा कि अब हम इस तरीके से वोटिंग नहीं करेंगे, इक्वल वोटिंग राइट होना चाहिए। हाँ, सबके वोट की अपनी एक वैल्यू होनी चाहिए। राजा ने इसको कहा कि हम नहीं मानेंगे। तो गुस्से में ये लोग उस मीटिंग का बहिष्कार करके बराबर में एक कोर्ट था वहां पे चले गए, टेनिस कोर्ट। अब वहां पे इन्होंने क्या बना लिया? नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन कर लिया। इनका क्या मकसद था, क्या गोल था इनका? हाँ, इनका काम था, इन्होंने कहा कि हम जब तक संविधान नहीं बनाएंगे इस कोर्ट से नहीं हटेंगे। इसी बीच जब ये मीटिंग चल रही थी ना, ये मीटिंग कब बुलाई गई थी मैं आपको बता देता हूँ। 5 मई 1789 को, ये भी आपको लिख लेना ना। 5 मई 1789 को मीटिंग बुलाई गई और यहाँ पे अटैक कब हो रहा है? 14 जुलाई। मई, जून, जुलाई, यानी तकरीबन 2-2.5 महीने जब ये लोग यहाँ पे बैठे थे, 2-2.5 महीनों के बाद क्या हुआ? अचानक से पेरिस में दंगे होने लगे। हमला कर दिया लोगों ने, पुलिस और उनके बीच में आपस में लड़ाइयाँ होने लगी। तो ठीक है, ये मीटिंग कब बुलाई गई? 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई। ये लोग नाराज होकर नेशनल असेंबली में चले गए, यहाँ पे बैठे संविधान लिखने लगे। इसी दौरान जब ये लोग बैठे थे, 2-2.5 महीने बाद पेरिस में ऐसी सिचुएशन बनी कि लोगों ने बेस्टाइल के किले पर हमला कर दिया। ठीक है। फिर धीरे धीरे वो दंगा जो है देहातों तक पहुंच गया और पूरे फ्रांस में दंगे होने लगे। बाद में मजबूर होकर राजा को कहना पड़ा नेशनल असेंबली वालों से, ये किस स्टेट के लोग थे? ज्यादातर थर्ड स्टेट के लोग थे। ये नाराज हो गए इन लोग। और दंगे कौन लोग कर रहे थे? जनसाधारण लोग, आम आदमी कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि आपके लोग दंगे कर रहे हैं, हम आपकी सारी मांगों को मानने के लिए तैयार हैं, आप दंगों को बंद करवा दीजिए। तो फाइनली राजा ने इनकी बातों को एक्सेप्ट कर लिया और इन्होंने क्या करना था? इन्होंने बनाना था संविधान। तो फाइनली राजा ने कहा कि हम आपके संविधान को मानेंगे, दंगों को बंद करा दीजिए। ठीक है। दंगे बंद हो गए और संविधान बन गया। संविधान कब बना? 1791 को। 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया। अब तक जो लुईस 16 था, इसको मोनार्क कहते थे ना।
मोनार्क कहते थे। अब जो ये जब संविधान को मानने लगा तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क कहा जाने लगा, यानी ऐसा राजा जो संविधान के हिसाब से चलता है ना। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई थी, ये हमने पीछे पढ़ा था। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जब, हाँ, इसके अलावा एक तो राजा ने संविधान को मान लिया, फिर नेशनल असेंबली ने क्या किया कि जो क्लर्जी था, पादरी वर्ग था, इसके सारे अधिकारों को छीन लिया, इनकी जमीनों को छीन के गरीबों में बांट दिया, और इनको जो टैक्स दिया जाता था वो भी एबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया ना। तो ये चीजें की गई। अब हम लोग देखेंगे कि नेशनल असेंबली कैसे बनाई गई, उसमें क्या क्या हुआ, कैसे राजा को ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना गया ना। ठीक है, इतनी बात, पूरी पीछे की बात मैंने बता दी ना। आप लोग आगे बढ़े। अब हम देखेंगे नेशनल असेंबली कैसे बनाई गई, क्या हुआ उसमें। तो देखिए, थर्ड स्टेट के लोगों को ना वोट का अधिकार दिया गया। थर्ड स्टेट के जो लोग थे इनको वोट का अधिकार दिया गया, लेकिन इसमें सारे लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, इसमें जो 25 साल से ऊपर के मर्द थे, ठीक है, पहली कंडीशन कि वो क्या होने चाहिए, मर्द होने चाहिए, मेल होने चाहिए ना, पहली कंडीशन मेल। दूसरी कंडीशन 25 ईयर से क्या होने चाहिए, ऊपर होने चाहिए। तीसरी कंडीशन थी कि कम से कम वो इतना कमाते हो कि 3 लेबर्स की मजदूरी इतना उनके पास वो टैक्स देते हो। कितना टैक्स देते हो, 3 लेबर की मजदूरी। मान लो कि एक लेबर की मजदूरी या इनकम वहां पे 500 रुपए थी, तो 3 लेबर्स की कितनी हो जाएगी, 1500। यानी 25 साल के ऊपर भी हो और वो कम से कम 1500 रुपए टैक्स पे करता हो। समझ में आया? यानी 3 लेबर्स वेजेस मतलब मजदूरी होता है। ये मैंने मतलब ऐसे लिख दिया, आपको समझ लेना कि वोट नेशनल असेंबली को बनाया गया, तो वोट देके लोगों ने बनाया होगा, है ना। तो उसमें वोट कौन दे सकता था? पहला तो वो मेल औरतों को वोट देने का हक नहीं था, अधिकार नहीं था। दूसरा, वो 25 साल से ऊपर का हो। तीसरी कंडीशन कि वो कम से कम 3 मजदूरों की मजदूरी इतना टैक्स जमा करता था। ठीक है, समझ में आया? मान लो तुम उस टाइम होती अनामिका, तो तुम्हें वोट देने का अधिकार था? नहीं। क्यों? क्योंकि अरे पादरी। आप बताइए सर, क्यों नहीं था? क्योंकि हम मतलब आदमी हम लोग नहीं, और 25 वर्ष से कम। वेरी गुड। यहाँ पे किसको अधिकार है वोट देने का? 25 नहीं, 25 को छोड़ो, पहले तो यहाँ देखोगे ना, तुम फीमेल हो। हाँ, फीमेल को तो देना नहीं। फीमेल को वैसे नहीं देना, तो तुम्हारा जवाब यही होना चाहिए कि सर फीमेल को तो वोट देना ही था, हम दे नहीं पाए। ठीक है, वोट कौन देता था? सिर्फ मेल देते थे। ठीक है, मेल में भी सारे लोग नहीं, जो 25 साल से ऊपर के होते थे, और जो 3 मजदूरों की मजदूरी इतना टैक्स जमा करते थे। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब देखिए, थर्ड सेकंड स्टेट के लोगों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। ठीक है, एक एक्टिव सिटीजन और एक पैसिव सिटीजन। बैठ जाइए। एक्टिव पैसिव आप लोगों ने सुना होगा, वो ग्रामर में सुना। एक्टिव पैसिव, एक्टिव सिटीजन वो होते थे जो वोट देते थे, यानी जो इस कैटेगरी में आते थे ना, उन लोगों को क्या कहा गया? एक्टिव सिटीजन। पैसिव सिटीजन वो होते थे जिनको वोट देने का हक नहीं था। समझ में आ गया? तो पूरा थर्ड क्लास जो था वो 2 हिस्सों में बांट दिया गया, एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन, सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय या अक्रिय नागरिक। ठीक है, तो एक्टिव सिटीजन में वो लोग आते थे जो इसको फॉलो करते थे, यानी जो वोट देते थे, सिंपल बात, जिनको वोटिंग राइट था। ठीक है, वोटिंग राइट था, और जिनके पास वोटिंग राइट नहीं था उनको क्या बोलते थे? पैसिव सिटीजन। ठीक है, समझ में आ गया? थर्ड क्लास को अब कितने भागों में बांट दिया गया? 2 भागों में, एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन। ठीक है, समझ में आया? अभी भी देखिए, थर्ड क्लास में समानता नहीं है। समानता होती तो सबको वोट का अधिकार होता। अब मैंने कहा ना कि थर्ड क्लास में कुछ लोग पढ़ लिख गए थे,
अब ना उन लोगों ने अपने लोगों में अपने आप को ऊपर बना दिया। अब तक तो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ऊपर थे, अब थर्ड में से ही जो पढ़े लिखे काबिल हो गए ना, वो दूसरे लोगों को दबाने लगे और उनके ऊपर अपने आप को बना लिया कि हम पढ़े लिखे, हम ज्यादा समझदार हैं, हम सारा काम करेंगे। तो मैंने बता दिया, अभी हम लोग अब तक थर्ड तीनों स्टेट्स को पढ़ते थे, अब हम थर्ड स्टेट को देखेंगे कि थर्ड स्टेट को ही दो भागों में बांट दिया गया। एक वो जो वोट देते थे, एक वो जो वोट नहीं देते थे। वोट देने वालों को ये चीजें होनी चाहिए थी, तब वो वोट देते, वरना वोट नहीं दे पाते। ठीक है, इतनी बात समझ में आए? आगे बढ़े। अब देखिए क्या होता है। मैंने आप लोगों से कहा कि राजा ने अब क्या करने लगा, संविधान को मानने लगा। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ पावर मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई कानून बनाता है, कोई लागू करता है, कोई सजा देता है। ठीक है, अगर ये इससे पहले क्या होता था, ये तीनों चीजें राजा के पास थी, राजा जो चाहता था करता था, लेकिन अब चूंकि वो संविधान को मानने लगा तो अब तीनों चीजें अलग अलग जगहों पे बढ़ गई। ठीक है, तो पहली चीज है जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, और क्या था, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका। पहले कार्यपालिका, हाँ कोई भी हो, उसको क्या लिखवाया था मैंने, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर लिखवाया था, आप लोग भूल गए। लेजिस्लेचर है ना, इसको कहते हैं न्यायपालिका, इसको कार्यपालिका, और इसको विधायिका। ठीक है, न्यायपालिका में जजेस आते होंगे, जजेस आते होंगे ना न्यायपालिका में, है ना, जज तो आएगा ना न्यायपालिका में। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका में हमारे यहाँ कौन कौन आते हैं, प्रधानमंत्री और ये सारे लोग आते हैं ना, मिनिस्टर्स। तो उस टाइम प्रधानमंत्री थे नहीं, कौन था, राजा था। तो राजा आएगा और उसके मंत्री आएंगे। ठीक है, ये लोग किस में थे, कार्यपालिका में। विधायिका में हमारे यहाँ संसद होती है, वहां पे उस वक्त संसद नहीं थी, क्या थी, वही नेशनल असेंबली, वही सब कुछ था। तो वो नेशनल असेंबली विधायिका के तौर पे काम करती। अब देखिए, मैंने आप लोगों को बताया कि दो सिटीजन्स होते थे, एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स। ठीक है, तो इन लोगों को वोट देने का अधिकार था नहीं, ये एक्टिव सिटीजन्स वोट देते थे। तो ये पहले क्या करते थे, ये अपने में से सारे लोग, बहुत सारे लोग रहे होंगे ना, इनमें से 50,000 इलेक्टर्स को चुनते थे। अभी मैं आप लोगों को समझा दूंगा, पहले लिख लेंगे। ये क्या करते थे, 50,000 लोगों को, हाँ उनका नाम, उनको क्या बोलते, क्या थे, इलेक्टर्स। ये इलेक्टर्स जाके नेशनल असेंबली के 576 मेंबर्स को चुनते थे। ठीक है, कई स्टेप में इलेक्शन होता था। सबसे पहले तो समाज को पूरे दो हिस्से में बांट दिया, एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन, कौन वोट दे सकता है, कौन वोट नहीं देगा। फिर जो वोट दे सकता है वो अपने में से 50,000 इलेक्टर्स को चुनता था। ठीक है, फिर ये इलेक्टर्स 50,000 जो थे, आगे जाके नेशनल असेंबली के मेंबर्स को चुनते थे। संसद होता है ना, संसद के मेंबर्स होते हैं ना, हम लोग उनको चुनते हैं। तो वहां पे डायरेक्ट लोग नहीं चुनते थे, लोग डायरेक्ट इलेक्टर्स को चुनते थे 50,000। वो इलेक्टर्स जाके नेशनल असेंबली के 576 मेंबर्स को चुनते थे। समझ में आया? नेशनल असेंबली कैसे बनता था, थर्ड स्टेट को दो हिस्से में बांट दिया गया था, एक्टिव, पैसिव। एक्टिव वाले इलेक्टर्स को चुनते थे, इलेक्टर्स जाके नेशनल असेंबली के मेंबर्स को चुनते थे। समझ में आया? अब देखो, ये जो नेशनल असेंबली बन गई, भाई नेशनल असेंबली एक बिल्डिंग को सिर्फ नहीं कहते ना, उसमें लोग तो होंगे ना काम करने वाले। तो कितने लोग थे वहां पे,
576। इन 576 लोगों को कौन चुनता था? इलेक्टर्स। इन इलेक्टर्स को कौन चुनता था? एक्टिव जो नागरिक थे वहां के, वो लोग उनको चुनते थे। समझ में आया? अब ये जो नेशनल असेंबली बन गई, उसमें 576 लोग बैठे हुए हैं। ज्यादातर कहाँ के हैं? सब वो थर्ड स्टेट वाले हैं। थर्ड स्टेट के लोग, थर्ड स्टेट की होंगे ना, थर्ड स्टेट के 576 लोग नेशनल असेंबली में बैठे हुए। अब वो यहां से क्या करते थे? राजा को कंट्रोल करते थे। ठीक है, राजा को क्या करते थे? कंट्रोल करते थे, और मिनिस्टर्स को भी कंट्रोल करते थे। अब देखिए, राजा फ्री नहीं था, इसके ऊपर कौन है? नेशनल असेंबली। कुछ भी करने के लिए उसको किससे पूछना पड़ेगा? नेशनल असेंबली। अब वो फ्री नहीं था, कुछ नहीं कर सकता। इतनी बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम? अब एक काम और ये एक्टिव सिटीजन्स करते थे, यही एक्टिव सिटीजन्स जजों को भी चुनते थे। एक्टिव सिटीजन्स ने इलेक्टर्स को चुना, इलेक्टर्स ने जाके नेशनल असेंबली के मेंबर्स को चुना। ठीक है, नेशनल असेंबली बन गई। अब वो राजा के ऊपर देख रेख दबाव डाल लिए किसी भी काम में। ठीक, वो मंत्रियों को भी दबाव डाले। फिर इन एक्टिव सिटीजन्स का काम एक और था, वो जजों को चुनते थे। ठीक है, राजा कोई गलत काम करेगा, नेशनल असेंबली उसे रोकेगी। अगर राजा नहीं रुका तो वो कहाँ जाएगी? न्यायपालिका में। न्यायपालिका उसको सजा देगा। ठीक है, अब कैसे सजा देता है अगले उसमें सुनिए। मतलब वो जो है जन साधारण लोग राजा से भी वो ऊपर होंगे ना, मतलब वो अपने मन से कुछ कर नहीं सकता। हाँ, वो अपने मन से कुछ नहीं। जन साधारण लोगों ने कुछ लोगों को चुना था जो कि राजा को देख रेख करते थे कि कुछ गलत ना कर पाए। ठीक है, हर काम आम आदमी नहीं कर सकता ना। घर में एक मुखिया बनाते हैं हम, जो हमारे घर की देखभाल करता है। तो आम लोगों ने कुछ मुखिया बना रखा था। कितने मुखिया थे? 576, जिसका काम था कि देख रेख करे कि राजा काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए क्या होता है। पहले राजा जो है फ्री था, बिल्कुल जो चाहता था वो करता था। अभी जो है उसके ऊपर ये बैठ गई, तो उसे अच्छा लगेगा? आप लोग बिल्कुल फ्री हो, मान लीजिए घर में आपका एक रूम है पर्सनल, ठीक है, आप लोग उसमें रहते हो फ्री में। अचानक से दो लोग और आ गए और कोई कहे कि इन्हें भी अपने रूम में ले लो, तो अच्छा लगेगा कि हम तो अब तक फ्री रहते थे, जैसे चाहते थे रहते थे अकेले, अभी दो लोग और आ गए मेरे साथ, तो प्रॉब्लम होगी ना। तो आप लोग क्या कोशिश करोगे कि कैसे भी लोगों को हटा दें, जल्दी चले जाए यहाँ से, करते हैं ना। सेम वही काम हुआ। राजा को आपकी बात अच्छी नहीं लगती थी कि हर चीज के लिए हम इनसे पूछेंगे, भाई राजा तो राजा है। उसको ये बात बहुत बुरी लगी थी। उसने क्या किया, उसके दो पड़ोसी देश थे, ठीक है, एक का नाम था प्रूशिया और एक का नाम था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया से उसका क्या संबंध था, कोई बताएगा? हाँ, उसकी पत्नी का। वेरी गुड, उसका एक तरीके से ससुराल था वहां। उसकी पत्नी ऑस्ट्रिया की थी, तो उसने ऑस्ट्रिया से मदद मांगी कि मेरी मदद करिए, आप इसको खत्म करना है नेशनलिज्म। और प्रूशिया से, दो देशों से इन्होंने मदद मांगी। अच्छा, इन लोगों ने साथ क्यों दिया? मान लीजिए इनकी तो रिश्तेदारी थी, इन्होंने क्यों साथ दिया? वजह ये थी कि जैसे यहाँ पे राजा की हुकूमत थी ना, मोनार्क था, इन देशों में भी मोनार्की थी, मोनार्क था, राजा था। तो इन लोगों को भी लगा, और फ्रांस सबसे बड़ा था, फ्रांस से लगे हुए छोटे छोटे देश थे। इन लोगों को लगा कि अगर फ्रांस में राजा के साथ ऐसा हो रहा है, तो हो सकता है कि हमारे नागरिक भी हमारे हमसे खिलाफ हो जाए और वो भी हमारे साथ वही कर दे। समझ आ रहा है? तो इस डर से इसको जल्दी से खत्म कर दिया जाए, फिर से हम लोगों की राजपाट होने लगे। इस वजह से इन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपका साथ देंगे। अब धीरे गुपचुप मीटिंग हो गई थी राजा और इनके बीच में। ये बात पता चल गई नेशनल असेंबली को, इन लोगों को पता चल गई कि अरे राजा ने तो हमसे वादा किया था कि हम आपकी सारी बात मानेंगे, लेकिन ये अंदर ही अंदर उनसे सेटिंग करके हम लोगों को मरवाने के लिए हटवाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या हो गए, बहुत ज्यादा सतर्क हो गए, नाराज हो गए राजा से, और फाइनली आप लोग देखेंगे कि राजा को उसका गर्दन काट दिया गया, उसका और उसकी बीवी दोनों लोगों को मार दिया गया। समझ गए? भुगते की ना उसके साथ होगी, तो यही हुआ, उसको भी मार दिया गया। तो साथ देती क्या? साथ बीवी साथ ही तो रहेगी ना हर अच्छे बुरे काम में। तो लोग गुस्से में, उतना बड़ा उसका जो वो नहीं था,
लोगों का यही मानना था कि ये राजा जो है अपने दिमाग से कोई काम नहीं करता, इसकी बीवी इससे जो कहती है वही करता है। इस गुस्से में उसको भी उन्होंने मार दिया। नेशनल असेंबली का कितना बड़ा रोल आपने देखा ना पहले। मतलब वो उससे मदद मांगी इन लोगों को मरवाने के लिए, इसीलिए इन लोगों ने राजा को सजा दिया। हाँ, एक काम और इन लोगों ने किया था, मैं भूल गया। नेशनल असेंबली को जब पता चला ना कि ये मदद करने वाले हैं, तो इन्होंने पहले ही इनके ऊपर हमला करवा दिया। भाई नेशनल असेंबली के सारे फैसले यहीं से होते थे, इन्होंने बिल पास करके ये कर दिया कि हम जो है इन दोनों देशों पर हमला करेंगे। ठीक है, अब जब यहां से जो चीज पास हो गई उसको राजा भी नहीं मना कर सकता था, यही अब मेन चीज यही थी। तो इन्होंने बिल पास कर दी कि हम जो है प्रूशिया और ऑस्ट्रिया पे हमला करेंगे। इस पे हमला कर दिया, ये लोग लड़ाई में बिजी हो गए और इधर राजा को इन्होंने पकड़ के और मार दिया। ठीक है, समझ में आया? नेशनल असेंबली का रोल समझ में आया कितना बड़ा हो गया था। ठीक है, नेशनल असेंबली की एक खासियत थी, इसमें ना मैंने आप लोगों को भी बताया थोड़ी देर पहले, इसमें थर्ड स्टेट के जो अमीर लोग थे वो लोग ज्यादातर इसमें थे, पढ़े लिखे अमीर लोग। ठीक है, गरीब लोगों को तो पैसे सिटीजन बना दिया गया था, इनसे कह दिया गया था कि आपका कोई रोल नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? नेशनल असेंबली में ज्यादातर कौन लोग थे? अमीर लोग। तीसरे वर्ग के आम लोगों में से जो अमीर थे, पढ़े लिखे थे, उन लोगों को यहाँ भेजा गया। ठीक है, घर में फैसला लेना होता है तो जो घर में बहुत समझदार होता है उसी को आदमी आगे करता है ना, उसी से पूछता है। तो इन लोगों को लगा था कि ये हम में से समझदार है, पैसे वाले हैं, तो इन लोगों को हम आगे कर देते हैं, ये राजा के ऊपर निगरानी रखेंगे। समझ में आया? तो उन्होंने नेशनल असेंबली बना दिया था। अब फाइनली धीरे धीरे इन लोगों के दिमाग में भी ये बात आने लगी कि हम लोगों के साथ कुछ गलत होता है, हम लोग पहले भी दबाए जा रहे थे, अभी भी हमारी कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, तो अब जो है धीरे धीरे इन लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी और इक्वल राइट्स की मांग करने लगे। वो कहने लगे कि जो एक्टिव सिटीजन को जो जो हक दिया गया है वो हमें भी देना चाहिए। तो धीरे धीरे इन लोगों ने, जो गरीब लोग थे, कम पढ़े लिखे लोग थे, इन्होंने छोटी छोटी पार्टियां अपनी बनानी शुरू कर दी। ठीक है, उनको क्लब्स कहा गया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन